हाय, आई एम सैका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, पूरा स्किप ना करें, वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, थोड़ी सी चीज़ों से ये जज कर लेना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर हम मतलब समझ में नहीं आ रहा तो कैसे क्या होगा, मुझे ये वीडियो देखना ही नहीं है। आप एंड तक देखो, एंड तक देखो। उससे पहले एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप पहले 6 क्लास की वीडियोस नहीं देखें तो पहले जाकर के 6 क्लास की वीडियोस देखें। उसके बाद जो है आप सीरीज वाइज चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से जो है आप आगे बढ़ें और पूरे 8 तक के चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप 7th का लेक्चर देखें। इससे क्या होगा कि आप हर एक टॉपिक को समझने के बाद जब सीरीज वाइज आगे बढ़ेंगे तब जो है आपको चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी, इसका मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि हर एक चीज जो है, हर एक टॉपिक जो है दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो रिलेटेड है तो पहले जो चीजें बता दिया गया है वो यहाँ पे तो एक्सप्लेन बार बार नहीं किया जा सकता। फिर भी छोटा हल्का सा जो है हिंट दे करके मैं वो चीजों को जो है रिपीट कर देती हूँ। लेकिन फिर भी आपको अगर डिटेल से पूरा बढ़िया से समझना है तो आप पीछे पहले वीडियोस देख लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। सीरीज वाइज देखें ताकि आपको चीजें बड़ी ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आज का चैप्टर आपका वही सेम चैप्टर 4 था, एयर। तो एयर जो है आपका, इसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे, और वो जो है रिलेटेड है आपका वेदर और क्लाइमेट से। हमने वेदर और क्लाइमेट को क्लास 6 की चैप्टर 8 में पढ़ा था, पूरे विस्तार से, बहुत ही डिटेल से हमने वहां पे पढ़ा था। और यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ भी नहीं वेदर और क्लाइमेट से पढ़ना है, सिर्फ उससे रिलेटेड जो टर्म्स है जो कि क्लाइमेट और वेदर को क्या करता है, इफेक्टिव करता है, उसको प्रभावित करता है। जैसे कि उसके चेंजेस जो आते हैं उसके कारण जो चीजें होता है, वो जो टर्म्स है, कुछ वर्ड्स है, उसके बारे में हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। तो एक बार फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। तो मौसम जो है उसका संबंध वायुमंडल के अल्पकालिक परिवर्तन से है, और इसका संबंध जो है वो सीमित क्षेत्रों से होता है। और हमने ये भी देखा था कि क्लाइमेट जो है यानी कि जलवायु, जलवायु जो है वो वायुमंडल के परिवर्तन के दीर्घकालिक परिवर्तन से रिलेटेड है, और इसका संबंध जो है वो विस्तृत क्षेत्रों से होता है। यह जो है क्या होता है कि बहुत टाइम, बहुत वर्षों के वेदर को देखते हुए जो है इसका एक औसत निकाला जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है। और इसके बारे में आपको डिटेल से पूरा डिफिनेशन और चीजें जो है इसके पूरे डिटेल आप चैप्टर 8 में पढ़ सकते हैं, 6 क्लास की चैप्टर 8 में। तो अब हम आगे जो है यहाँ पे समझेंगे वो है टेम्परेचर, इंसुलेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, प्लैनेटरी वाइंड, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एंड देयर टाइप्स। यानी कि रेनफॉल, वर्षा और उसके प्रकार को समझेंगे कि कितने प्रकार का वर्षा होता है, वो भी डिटेल में नहीं, बस सिर्फ उसका थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन हमें समझना है। तो हम बात करते हैं टेम्परेचर का। आपने टेम्परेचर तो सुना ही होगा, आप सुनते रहते हैं कि अभी ठंड का टाइम है, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया, है ना, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 डिग्री हो गया, बहुत ठंड है। ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखते हो कि वाटर जब हम गर्म करते हैं तो बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये उबलना शुरू कर गया। फिर हम ये भी देखते हैं कि फ्रीजर में जब हम पानी को रखते हैं, जब बर्फ जमने लगता है, ठंडा तो होते रहता है, ठंड होते होते वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वाटर जो है वो जम जाता है, तो ये जमता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, जम जाता है। तो ये टेम्परेचर वर्ड हमने बहुत बार सुना है, लेकिन उसको अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर होता क्या है तो उसे डिफाइन करने के लिए भी आपके पास कुछ वर्ड होने चाहिए। तो डिफाइन हम कैसे करेंगे, अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें, साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें, तो देखो टेम्परेचर एक स्केल है। टेम्परेचर क्या है, एक मापक है, यानी कि स्केल है। स्केल है जो कि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा को मापता है या दर्शाता है। ठीक है।
जैसे कि कोई वस्तु का टेम्परेचर कितना है, या वायुमंडल ही मान लो कि कोई वस्तु है जो वायुमंडल का टेम्परेचर कितना है, तो वायुमंडल का टेम्परेचर कभी 3, कभी 4, कभी 13, कभी 18, कभी 17, तो कभी गर्मी के टाइम पे ऐसा भी होता है कि 30, 32, 33 भी, यहाँ तक कि 40 तक भी पहुंच जाता है कई एरिया में। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो डिग्री सेल्सियस में। अगर हम इसका इकाई का बात करें, यूनिट का बात करें, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज का टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 डिग्री सेल्सियस है। हम पानी को गर्म किए तो यार ये उबलना स्टार्ट हो गया, तो ये कितने डिग्री पे उबलना स्टार्ट हो गया? तो ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई पूछे कि बर्फ कितने, जो लिक्विड है या वाटर है या कोई भी चीज जो है वो कितने टेम्परेचर पे पानी जो है वो जमना स्टार्ट कर देता है, तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने लगता है? जमना स्टार्ट कर देता है। तो अब ये हो गया। अब हम चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हम डिफाइन करेंगे कि तापमान जो है, तापमान वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, पृथ्वी का टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है या पृथ्वी पर टेम्परेचर जो है, तो अगर बढ़ जाता है वायुमंडल का टेम्परेचर तो क्या होगा? तो ये चीजें हम समझेंगे कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सतह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, चाहे वो वाटर वाला सतह हो या तो फिर आपका कॉन्टिनेंटल बॉडी हो या तो फिर आपका ओशियनिक बॉडी हो। ये दोनों का दोनों क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण जो ओशियनिक बॉडी है उसमें जो वाटर है वो इवेपराइज हो जाता है और वाष्पीकृत होकर के क्या होता है? वायुमंडल में चला जाता है। और वायुमंडल में जाने के बाद क्या होता है? वो सब चीजें जो है हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो तापमान है वो वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारकों का में महत्वपूर्ण कारक कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, टेम्परेचर को तो समझ गए, अब हम बात करते हैं इंसोलेशन का, यानी कि सूर्यताप या तो फिर आप बात कर ले आपतन का, सॉरी हाँ आतपन का, आतपन, सूर्यताप या तो फिर इंसोलेशन, इसको आप बोल सकते हैं। इसको हम अब सब समझते हैं कि ये क्या होता है। इंसोलेशन, इंसोलेशन जो है वो क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा जो पृथ्वी द्वारा रोक ली जाती है, उसे ही हम इंसोलेशन कहते हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश, जो टेम्परेचर होता है, जो ऊर्जा होता है, वो क्या करता है कि अर्थ जो है उसे ऑब्जर्व कर लेता है और उसे जो है अपने ही एरिया में, कह सकते हैं आप, क्षोभ मंडल तक जो है उसे रोक लेता है। उसे वापस जाता है लेकिन धीरे धीरे जाता है। तो ये जो आपका होता है, ये जो है आपका इंसोलेशन कहलाता है। इसका डिटेल आपको आगे और भी डिटेल में इसके बारे में पूरा टॉपिक ही आपको पढ़ना है। फिलहाल तो आपको इतना ही पढ़ना है कि ये इंसुलेशन क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश व ऊर्जा जो पृथ्वी द्वारा रोक ली जाती है उसी को हम इंसुलेशन या तो फिर आपका क्या कहते हैं, सूर्यतप कहते हैं या तो फिर आतपन कहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, जैसे कि ये सनलाइट है,
सन का 2 अरबवां भाग जो है, सन के जितना रोशनी जो है क्रिएट करता है या जितना ऊर्जा जो है वो क्रिएट करता है, उसका 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तब जाकर के यहाँ पर इतना हीट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं और इतना लाइट होता है। तो ये आपका अर्थ है, इसका जो है ये लाइट आ रहा है जो कि आ रहा, तो ये जो है अर्थ क्या कर लेता है, उसको, उस हीट को रोक लेता है और टेम्परेचर में यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो इसी जो रोकती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंसुलेशन के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यानी वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? तो वायुदाब जो है वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों का प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले दाब को ही हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वायुमंडल में उपस्थित या मौजूद प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला दाब को हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखो हमने जाना था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। हमने जाना था कि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से इसके अलावा जो है जलवाष्प यानी कि H2O भी जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है। तो इसके द्वारा जो है पृथ्वी के हर सतह पे या तो फिर वायुमंडल के हर लेयर पे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो वही जो होता है वायु दाब होता है, या किसी भी सब्सटेंस पे जो है वो प्रेशर लगता रहता है, चाहे वो मनुष्य हो। जैसे कि ये कोई मनुष्य है और इस पे जो है दाब लगते रहता है, हमेशा लगते रहता है। तो आपका सवाल ये उठेगा कि किसी पर अगर बल लग रहा, दाब लग रहा, प्रेशर लग रहा, तो अगर हम पर प्रेशर लग रहा तो हम गिर जाते ना। अगर इधर से प्रेशर लग रहा तो इस साइड पीछे की ओर जो है हम झुक जाते या गिर जाते। अगर पीछे से लगता तो हम आगे की ओर झुक जाते या गिर जाते। साइड से लगता तो इधर गिर जाते। तो मैं बता दूं कि वायु दाब तो लगता ही है हमारे ऊपर, लेकिन वो हर तरफ से लगता है इक्वल। अगर इधर से 5 न्यूटन लग रहा बल, तो इधर से भी आपका कितना लग रहा, 5 न्यूटन ही लगेगा। इधर से भी आपका जितना लग रहा, मान लो 4 लग रहा, तो इधर से भी कितना लगेगा, 4। तो इस तरह से चारों तरफ से जो है समान बल लग रहा है। समान बल लगने के कारण जो है क्या होता है, समान बल लगने के कारण जो है मनुष्य अपने स्थिर अवस्था में रहता है, या कोई भी चीज जो है अपने स्थिर अवस्था में रहता है। उसको जो है आगे जाने के लिए या अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए या खुद को गति में करने के लिए जो है एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगाना पड़ता है, एनर्जी खर्च करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप देखते होंगे कि कभी जब एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है, जैसे कि कभी आंधी चली, कभी तूफान आया, तो हम भी अगर चलते हैं तो कभी कभार क्या हो जाता है, जो बहुत ज्यादा पतला दुबला इंसान है वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। उसी तरह से आप देखते हैं कि बारिश का टाइम पे हम अगर छतरी लेकर के जाते हैं और बहुत तेज जो है क्या हवा चल रही है, तो वाइंड ब्लोइंग के कारण क्या हो जाता है, एयर ब्लोइंग के कारण जब वाइंड चलता है तो छतरी क्या हो जाता है, उड़ने लगता है, वो सही से रुक नहीं पाता हमारे हाथों में। तो ये सब जो चीज है वो उससे भी आप देख सकते हैं। फिर अगर हल्की हवाएं चल रही हैं तो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स जो धूल कण होते हैं उसे भी आप उड़ते हुए देख सकते हैं अपने आसपास एरिया में। कुछ और भी छोटी चीजें, जैसे कि आप अगर कपड़ा फैलाए हैं छत पे सूखने के लिए, तो वाइंड जब चलता है, हवा चलने के कारण जो है वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसकी तरफ जो है वो क्या हो जाता है, बह जाता है, उधर ही जो है उसका झुकाव होता है। तो यही होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आई होप कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आगे की चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जैसे कि वायुमंडल की जो सतह, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे ही जो है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें क्या होती है, कमी आता है। जैसे कि हम बात करें कि ये आपका समुद्र है, ठीक, उसके बाद ये आपका अर्थ का कोई सरफेस है, और ये कोई पर्वत है, पठार है, और ये कोई माउंटेन है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे लगेगा, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखो सारा का सारा प्रेशर यहाँ पर जो है एक साथ लग रहा, कुछ रोकने को नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इतना ही इकाई लग रहा, लेकिन यहाँ पर उसके कंपेयर में ज्यादा इकाई लग रहा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा समुद्र की सतह पे, वो सबसे ज्यादा जो लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो यहाँ पे सर्वाधिक होगा। और अगर हम बात करें माउंटेन की कोई चोटी पर, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होगा। इसी तरह से हम जैसे जैसे जो है ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटते जाता है, ठीक। कैसे घटता है वो आपको पता चल ही गया, क्योंकि डिफिनेशन में ही बताया गया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या तो फिर दाब को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित गैस जो है यहाँ पर तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके कंपेयर में क्या ज्यादा है, तो ज्यादा उसके द्वारा यहाँ पर बल लग रहा, तो यहाँ पर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है ऊंचाई से, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि कुछ इस तरह से भी होता है, आप देख सकते हैं ये कोई जलीय सतह है, ये सनलाइट पड़ रहा है लगातार इस सतह पे, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाटर क्या होगा, एवेपराइज हो करके वायुमंडल में जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में जाएगा तो यहाँ पर का प्रेशर जो है कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से जो है जलवाष्प क्या हो रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आने के बजाय कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा। तो वायुमंडल ऊपर वाला में तो बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे क्या होगा, अगर हम बोले कि पृथ्वी के वायुमंडल के सतह का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर छुमंडल की बात करें, और ऊपर जो जाएगा वो तो फिर बढ़ेगा ही ऊपर, ठीक। तो अगर गर्मी टेम्परेचर जो है बढ़ने के साथ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वायु दाब क्या होता है, वो घटता है। तो यहाँ पर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से भी क्या करता है, इनवर्स रिलेशन बनाता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं वाइंड का। तो वाइंड देखो क्या होता है, वाइंड हम जानते हैं कि जो बहती हुई हवा जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, वाइंड कहते हैं। उससे पहले ये तो हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन अब हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसी चीजों को समझ चुके हैं, तो हम क्यों ना इसके ही वे में बात करें। तो मैं बता दूं कि जिस एरिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो वायु का प्रवाह जो है उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस एरिया का ज्यादा होगा वहां से जिस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उधर की ओर प्रवाह करेगा। साथ ही जो है हम ये भी कह सकते हैं जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से जो है जहां का टेम्परेचर कम होगा उधर की ओर जो है ये वायु क्या होता है, प्रवाह करता है, ठीक। तो आपको जो है वाइंड में इतना ही पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जिधर का ज्यादा होगा उधर से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर जो है वायु का प्रवाह होता है। और यही हो गया आपका बहती हुई जो हवा है उसी को हम पवन कहते हैं, और उसका फ्लो जो है जो बहना होता है वो किधर से होता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस एरिया का जिस तरफ का, जैसे कि मान लो वेस्ट में, वेस्ट जो एरिया है
या वेस्ट डायरेक्शन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो ज्यादा है, तो वो जो है वेस्ट टू, हवा का प्रवाह वेस्ट टू ईस्ट होगा। अगर इसके कंपेयर में इसका ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेटरी वाइंड्स का। अब हम प्लैनेटरी वाइंड्स को देख लेते हैं। वाइंड्स या तो फिर आपका अस्थाई पवने, तो ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक जो होता है वो सनमार्गी पवन, या तो फिर आप इसको कह सकते हैं ट्रेड वाइंड, व्यापारिक पवन कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रेड वाइंड। दूसरा होता है आपका पछुआ पवन, वेस्टर्लीज। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है ध्रुवीय पूर्वी पवन, यानी पोलर ईस्टर्लीज वाइंड। देखो, इन तीनों जो पवने हैं इसको समझने से पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे। आपको देखो 6 क्लास में बताया गया था नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, इक्वेटर, फिर कैंसर बताया गया था, कैप्रिकॉर्न बताया गया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आपका ध्रुवीय यानी कि पोलर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के बारे में बताया गया था। इन सब चीजों का यूज यहाँ पर होगा। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो फिर से मैं बता रही हूँ कि पहले आप वहां की वीडियो देख लें, तभी इसे देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उन चीजों को तो रिपीट नहीं कर सकती। ओके, अब हम समझते हैं। देखो, ये आपका अर्थ है, ठीक, और ये आपका इक्वेटर जा रहा। यहाँ पर हम ले लेते हैं लगभग 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से ये हो गया आपका 30 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 60 डिग्री साउथ, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, सॉरी साउथ। तो मैंने आपको बताया था कि सनलाइट जो है वो इक्वेटर पर सीधे पड़ती है, ठीक, तो सीधी पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो सर्वाधिक होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वहां की टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम होता है। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि तिरछेपन में वृद्धि होने के कारण और दूरियां जो सनलाइट को ज्यादा अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वहां जो है कम लाइट और कम एनर्जी पहुंच पाता है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है। और यही रीजन है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में काफी ठंड होता है, यहाँ तक कि वहां पर बर्फ जमी होती है, ठीक। तो यहाँ पर काफी ठंड होता है, काफी टेम्परेचर कम होता है, और जहां पर टेम्परेचर सबसे कम है वहां पर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अभी हमने रिलेशन को समझा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर काचे हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा, हाई प्रेशर यहां पर बनेगा, ठीक। इसी तरह से इधर भी हाई प्रेशर बनेगा। और अगर हम बात करें इक्वेटर पर, तो यहां पर कैसा प्रेशर बनेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा। अब देखो, यहां पर हाई प्रेशर है तो इसके कंपेयर में है यहाँ पर हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पर हीट ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और यहाँ पर देखना, इक्वेटर पे लो प्रेशर ज्यादा है, लो मतलब हीट ज्यादा है, तो इसके कंपेयर में 30 डिग्री नॉर्थ अगर हम जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? इसके कंपेयर में ज्यादा ठंड मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम 90 डिग्री साउथ जहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, इसके कंपेयर में इधर क्या होगा? हीट ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। और यहाँ पर जो है इक्वेटर जो है
लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा, तो इसके कंपेयर में यहाँ पर क्या होगा, हीट कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। ये सारा जो है कंपेरेटिव है, यानी कि इसके कंपेयर में ये इतना हाई प्रेशर बनाएगा, इसके कंपेयर में ये लो प्रेशर बनाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या क्या बनता है। यानी 0 डिग्री पर अगर आपसे पूछे तो कितना प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे लो प्रेशर, और फिर नॉर्थ पोल में हाई प्रेशर। इसी तरह से नीचे भी, साउथ में भी इसी तरह बनता है। अब हम बात एक चीज को समझते हैं कि वायु का जो प्रवाह होता है, वाइंड का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, मैंने बताया था कि 0 डिग्री जो है वो अर्थ को दो बराबर जो है अर्धगोला में क्या करता है, बांटता है, यानी कि हेमिस्फीयर में बांटता है, दो बराबर अर्थ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला जोन में था, तो उसको हमने जाना था कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और साउथ वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बात कर लेते हैं, एक आप याद रखो कि वायु का जो प्रवाह होता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज गति करता है। कैसे करता है, क्लॉकवाइज जो है वो प्रवाह करता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। ठीक, दो चीज आप याद कर लो, एकदम रट्टा मार लो यहाँ पे। हालांकि रट्टा मारना मना है, लेकिन ये चीजें आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, और इसके लिए कोई 4 बार 10 बार जो है आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप एक बार वीडियो भी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वाइंड होता है वो क्लॉकवाइज फ्लो करता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब हमने देखा था कि वायु का प्रवाह जो है, हमने एक चीज ये भी देखा था कि वायु का प्रवाह जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि जहां जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वहां से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर गति करता है। तो अगर हम बोलें कि 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ में किधर से वायु का प्रवाह होगा, इस तरह होगा या इस तरह होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो है मैम हाई प्रेशर बन रहा और नीचे जो है लो प्रेशर बन रहा, तो वायु का प्रवाह तो हमेशा 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर ही होगा। अगर हम बात करें कि 30 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ में किधर से वायु का प्रवाह होगा, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 30 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर बन रहा और 60 डिग्री नॉर्थ में लो प्रेशर बन रहा, तो जाहिर सी बात है इधर से करेगा प्रेशर प्रवाह। ओके, अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, इधर से, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ टू 0 डिग्री इक्वेटर, इधर 30 डिग्री साउथ टू 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ जो है 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ, और यहाँ जो है आपका 90 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ की ओर जो है वाइंड ब्लो करेगा। लेकिन क्या वो स्ट्रेट जो है वो क्या करता है, प्रवाह करता है क्या, सीधा एकदम डायरेक्ट इस तरह से प्रवाह कर रहा वायु, तो आपका आंसर होगा नहीं। रीजन क्या है कि हमने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो ये कैसे करेगा, तो उसे हम समझ लेते हैं। ये हाई प्रेशर से नॉर्थ प्रेशर की ओर आ रहा है, हाई प्रेशर से नॉर्थ लो प्रेशर की ओर आ रहा है गति, और ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्लॉकवाइज करेगा, तो क्लॉकवाइज ये सीधा आ रहा था और इस तरह से क्या किया, मूव कर गया, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज गति करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है लेकिन इधर से जा रहा, तो इधर से जा रहा, तो ये भी क्या कर लेगा, क्लॉकवाइज। फिर यहाँ जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रहा, तो यहाँ भी क्या, क्लॉकवाइज।
फिर हम इधर बात कर लेते हैं, ये अब साउदर्न हेमिस्फीयर में हम इन करते हैं, और यहाँ जो है ये जो पवने हैं, जो वाइंड है, वो कैसा फ्लो करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो इधर से जा रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर घूमेगा, इधर। यहां पर ये जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज देखो सीधा आ रहा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम जाएगा। अब देखो यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, घड़ी के डायरेक्शन का उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। तो कुछ इस तरह से मूव करता है आपका वाइंड। अब जो ये पोलर एरिया में है, ये दोनों जो 30 डिग्री साउथ, 0 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ और 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ है, इस वाले जो वाइंड है, ये जो चल रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रेड वाइंड, यानी व्यापारिक पवन या सनमार्गी पवन। ठीक, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री क्या साउथ। तो यहां देखना पश्चिम की ओर से क्या हो रहा, पश्चिम की ओर से वायु का प्रवाह हो रहा, तो पश्चिम की ओर से वायु का प्रवाह हो रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा, पश्चिम से पूर्व। आपने कभी कभार घर में भी सुना होगा कि आज जो है पछुआ हवा चल रहा, सुना होगा, यानी कि पश्चिम से हवा का जो डायरेक्शन है, वायु का जो डायरेक्शन है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इसका नाम जो है इसी के आधार पर रखा गया, और हम इसको पछुआ यानी कि वेस्टर्लीज वाइंड कहते हैं। तो ये वाला जो पवन होगा, इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज वाइंड। यानी ये भी आपका देखो, ये किधर से मूव कर रहा, पश्चिम से पूर्व की ओर, देख सकते हो आप इसका डायरेक्शन। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वेस्टर्लीज। पछुआ पवन यानी कि वेस्टर्लीज पवन। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुव, दोनों ध्रुव की ओर। तो यहां देखना, ये तो ध्रुव की ओर से बह ही रहा है, फ्लो कर ही रहा है, साथ ही इसका डायरेक्शन जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो ये ध्रुव से कर रहा फ्लो, और साथ ही जो है ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय पूर्वी पवन। पोलर ईस्टर्लीज वाइंड। आई होप कि आपको आज ये सारा का सारा जो वाइंड्स का कॉन्सेप्ट था, वो सारे के सारे डाउट जो थी वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी की। अब हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी होता क्या है, आर्द्रता। देखो फिर से हम ले लेते हैं ओशियनिक सरफेस, या तो फिर आपका पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी जलाशय स्रोत ले लेते हैं, और ये आपका सनलाइट है, सन है, और सनलाइट इस पे पड़ रहा। ये कोई भी, आप रिवर भी ले सकते हो, आप सी भी ले सकते हो, ओशियन भी ले सकते हो। तो क्या सनलाइट पड़ने के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और ये आपका वायुमंडल है। ठीक, तो वायुमंडल का, और ये वायुमंडल का लाइन एक रख लेते हैं। ठीक, तो अब देखो ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ वाष्पीकरण होगा, और ये वाष्पीकृत होकर के क्या होगा, वायुमंडल में पहुंचेगा,
और ये प्रक्रिया जो वाष्पीकरण से वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण होकर के जो है ये क्या होगा, इसका आरोहण होगा। ये जो जलवाष्प है यानी H2O है, इसका क्या होगा, आरोहण होगा, यानी कि ऊपर की ओर जो है वो जाएगा, वायुमंडल की ओर जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक वायुमंडल का टेम्परेचर जो है वो, ये स्थलीय भाग जो है वो जलीय सतह जो है उसके बराबर ना हो जाए। तो जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो ये जो इवेपोराइजेशन की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, वो रुक जाती है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर संघनन होता है और बादल का निर्माण होता है। और फिर क्या होता है, यही जो जलवाष्प जाता है वो संगठित हो करके एक जगह जमा हो करके क्या करता है, बादल का निर्माण करता है। फिर जो है यहाँ पर का टेम्परेचर जैसे ही कम होता है तो ये बूंद बूंद बारिश के रूप में जो है कन्वर्ट हो करके फिर से सतह पर बारिश के फॉर्म में क्या होता है, गिरने लगता है। इसे ही हम कहते हैं वर्षा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर से बारिश जल पे सतह पे आया, फिर सतह से इवेपोराइजेशन की प्रक्रिया हुई, वायुमंडल में गया, वायुमंडल में जाने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है और फिर से बारिश होती है और ये प्रक्रिया लगातार चलता है। तो यहाँ पर से हमने आर्द्रता के कॉन्सेप्ट को भी समझा, साथ ही जो है हमने जल चक्र को भी देख लिया। हालांकि जल चक्र को आगे की चैप्टर में तो समझेंगे ही, फिलहाल आर्द्रता ही समझ लेते हैं। तो आर्द्रता क्या होता है, तो आर्द्रता जो होता है वो पृथ्वी के सतह, पृथ्वी के जलीय भाग से जो है जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होकर के जो है ये वायुमंडल में जो है ये जलवाष्प का क्या होता है, आरोहण होता है। और जैसे ही वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो वहां का आर्द्रता भी बढ़ता है। तो अगर हम बात करें कि जलवाष्प का H2O का जो है वो आर्द्रता से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो जलवाष्प जो है वायुमंडल में जैसे ही जलवाष्प बढ़ेगा तो वहां की आर्द्रता भी बढ़ेगी। तो ऐसा कब होगा, जब गर्मी का दिन आता है तो जलवाष्प धीरे धीरे बढ़ता है और वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाता है जलवाष्प, तो वहां की जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, आपका आर्द्रता बढ़ता है। और फिर गर्मी के जस्ट बाद क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही हल्का कम होता है तो गर्मी के जस्ट बाद आपका बारिश प्रारंभ हो जाती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं रेनफॉल एंड देयर टाइप्स का। बारिश तो हुआ, लेकिन इस बारिश का कई प्रकार के बारिश होते हैं और कई कारणों से होते हैं, उसके आधार पर जो है वर्षा के प्रकार को भी बांटा गया है। तो प्रकार को देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्षा के प्रकार को। वर्षा 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो आपका हो जाता है संवहनी वर्षा। कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा आपका हो जाता है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरा आपका हो जाता है वाताग्री वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल। अब हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो संवहनीय वर्षा जो होता है वो क्या होता है, ये आपका कोई जलीय सतह है, ओके, ये सनलाइट यहाँ पे आ रही है, फिर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जलवाष्प का आरोहण होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, संघनन होगा और बादल का निर्माण होगा। फिर यहाँ की टेम्परेचर क्या होगी, कमेगी और फिर से ये जो है जल के बूंदों के रूप में वर्षा होगा। तो इस तरह का जो वर्षा होता है इसको हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। ओके, अब हम बात करते हैं
दूसरा दूसरा जो आपका है वो है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा को समझ लेते हैं। वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो पर्वतीय वर्षा, तो पर्वत का होना भी जरूरी है। आपने ये कभी स्थिति देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आप जान लें, कभी ऐसा स्थिति आपको देखने को हो सकता है मिल जाए। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ सतह और जलीय भाग है, ठीक। यहाँ पर जो है सनलाइट पड़ रहा, यहाँ का टेम्परेचर में वृद्धि हुआ, ठीक। टेम्परेचर में वृद्धि हुआ और इस तरह से जो है यहाँ का जो जल है उसका क्या हो गया, आरोहण हुआ जलवाष्प के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में। यहाँ बादल का निर्माण हुआ और फिर यहाँ बारिश होती है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या होता है, इधर जाने से टेम्परेचर क्या हुआ, इस साइड तो बढ़ रहा, जलवाष्प की मात्रा इधर बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बादल का निर्माण भी हुआ। लेकिन ठीक दूसरे साइड क्या होता है, पर्वत के दूसरे साइड जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि बारिश नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर क्या होता है, नीचे आता है आपका जलवाष्प, इधर क्या होता है, नीचे आता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है नीचे आने से, जलवाष्प के नीचे आने से टेम्परेचर में वृद्धि होती है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नीचे आने से टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा होता है। ठीक, तो इस तरह से जो है पर्वत के एक साइड तो आपको बारिश दिखाई देती है लेकिन दूसरे साइड नहीं दिखाई देती। तो ये जो इस तरह का जो वर्षा होता है उसको हम पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाताग्री वर्षा का। तो वाताग्री वर्षा क्या है, तो वाताग्री वर्षा जो है, देखो ये जो है कोई एरिया है, इधर का टेम्परेचर कम है, या तो आप कह सकते हैं इधर क्या है, कूल एयर है या कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर क्या कर रहा, ब्लो कर रहा, और दूसरे साइड जो है आपका टेम्परेचर अधिक है थोड़ा इसके कंपेयर में, और यहाँ पर वार्म यानी कि गर्म हवा प्रवाहित हो रहा। और ये जो गर्म हवा और दूसरे साइड ठंडी हवा मिलता है, तो यहाँ पर जो है वो ये जो है फ्रंट जोन है, यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर क्या होता है, बादल का निर्माण होता है और फिर बारिश होती है। तो इस तरह का जब वर्षा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल प्रिसिपिटेशन या तो फिर फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। आई होप कि आपको रेनफॉल के टाइप्स भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये भी कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।